Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear students, today we are going to start our next chapter that is called accounting equation. बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं. दैट इज ए पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम एक ही प्रकृति के सारे आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसके पीरियोडिक रिजल्ट को हम असरटेन कर सकें. अकाउंट्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं. रियल अकाउंट जो सभी एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति से, संस्था से या फिर उन इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, या जो हमारे प्रीवियस और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं है, जिनके साथ हम प्रिपेयर, एडवांस, अक्रूड, अनअक्रूड वर्ड यूज करते हैं. या फिर हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन्स एक्सेट्रा से रिलेटेड होते हैं. रूल भी हमने स्टडी किया. आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में. अकाउंटिंग इक्वेशन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, अकाउंट प्लस इक्वेशन. अकाउंट का मतलब आपको पता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक पेज है जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं. जो हमारा लेफ्ट हैंड हाफ होता है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, इसको एब्रीविएट डीआर से किया जाता है. जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, इसको एब्रीविएट सीआर से किया जाता है. जो अकाउंट्स के हमारे रूल होते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी अकाउंट में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. जबकि इक्वेशन मींस इक्वलिटी बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए मैथमेटिकल फॉर्मूला. कोई भी हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उसके दो साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपली मींस एनी इक्वेशन विच प्रूव इक्वलिटी बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, बी इट द रेगुलर अकाउंट और द फाइनल अकाउंट. बेटे कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन जो किसी अकाउंट के दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करे उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं. वो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे रेगुलर अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है या फिर हमारे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है. देखो रेगुलर अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो हम रेगुलर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए पोस्ट करते हुए उनको क्रिएट करते हैं. जैसे डेटर का कोई अकाउंट है, क्रेडिटर का कोई अकाउंट है, राम का है, श्याम का है, किसी संपत्ति से रिलेटेड है, किसी एक्सपेंस जैसे परचेज है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, सैलरी है, वेजेस है, ये सभी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं इनके लिए भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती है. लेकिन जनरली जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे हम फाइनल अकाउंट्स की इक्वेशंस की बात करते हैं. दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन. लेकिन जब हम 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपली मींस बैलेंस शीट इक्वेशन. सो आप लोगों के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग रहेगा द इक्वेशन विच प्रूव इक्वलिटी बिटवीन टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट. जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को ऑन ए स्पेसिफिक डे शो करती है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी को जो इक्वल शो करती है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन. लेकिन आपको यहां पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट इक्वेशन क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन क्या होती है, या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन हमारी क्या होती है. उनके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट इक्वेशन है वो हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन है वो किस लिए, और बैलेंस शीट इक्वेशन से हमें कौन सी आइटम्स को कैलकुलेट करने में हेल्प मिल सकती है. So let's start with that. Here I have mentioned the meaning of equation. That means simply any equation which shows equality between two sides of an account, be it the regular account or the final account. Final account आपको फिर से बता देता हूं. There are 3 final account. Trading account which is aimed at ascertaining cost of manufacturing or gross profit or loss. बेटे ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमारी उत्पादन की लागत को या जो फैक्ट्री गेट के ऊपर हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है जिसको ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जो हमारे जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं उनको असरटेन करने के लिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को असरटेन करने के लिए, या नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की गणना करने के लिए हम जो अकाउंट तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फाइनली जो हमने लाभ या हानि अर्जित की, इसकी वजह से हमारी जो वित्तीय स्थिति है, हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे जो दायित्व है, उनमें डेफिनेटली चेंज हुआ होगा. वो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है कि एट द एंड ऑफ ईयर हमारा जो प्रॉफिट है उसने हमारे कैपिटल फंड को या एसेट्स को कितना इंक्रीज किया है, या फिर जो हमारा लॉस है उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितना वीक हो गई है. हम यहाँ बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट इक्वेशन. ट्रेडिंग अकाउंट इक्वेशन इज एक्सप्लेन एज सेल्स. ये हमारे टोटल सेल्स हैं. टोटल सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रोस लॉस. अगर हमें कुल विक्रय की गणना करनी है तो हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, कुल विक्रय इज इक्वल टू उत्पादन की लागत प्लस ग्रोस प्रॉफिट या उत्पादन की लागत माइनस ग्रोस लॉस. इसको हम कहेंगे, इस इक्वेशन से आप तीनों चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर रखें, ग्रोस प्रॉफिट को उधर लेके जाएं. सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 रुपए का विक्रय किया जिसमें से 70 रुपए की हमारी लागत है और 30 रुपए का हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। अब हम 100 रुपए में से 30 रुपए लेस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है देन वी नीड टू सब्सट्रैक्ट 70 रुपीज फ्रॉम 100 रुपीज, वी विल कम आउट विद आवर ग्रोस प्रॉफिट। लेकिन सपोज करें अगर हमने जो विक्रय है वो लाभ पर नहीं बल्कि हानि पर कर दिया, 10 रुपए की हानि पर, इन दैट केस आवर सेल्स वुड बी ₹60। सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये हमारा सेल्स प्राइस है, कि हमारा कॉस्ट प्राइस है, कि हमारा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि है। सो आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए सेल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया जा रहा है ज्यादा डिटेल में क्योंकि आप लोगों के लेवल के ऊपर ये अकाउंटिंग इक्वेशन इतना ज्यादा यूजेबल नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में ये ज्यादा यूजेबल रहेगा। आप लोग अपना फोकस कहां रखें, बैलेंस शीट इक्वेशन के ऊपर आप लोग अपना फोकस रखें। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन। दैट मींस अगर आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। जो भी हमें दे रखा है एज पर ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमारा रिजल्ट है उसको यहां लिखेंगे, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जो हम ऑफिस में इनकर करते हैं, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस। बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, जबकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड हमारे नहीं होते हैं। जैसे हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, वो हमारा फाइनेंसिंग का एक्सपेंस होता है, ऑपरेशन का एक्सपेंस वो हमारा नहीं कहलाएगा। हमने फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, वहां हमें लॉस हो गया, वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस कहलाएगा। या फिर हमें लॉस बाय फायर हुआ है, कोई अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो गया, वो हमारा रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो नेचुरल क्लैमिटी से रिलेटेड है, इसलिए उसको नॉन ऑपरेटिंग हम लॉस कहेंगे, उसको भी हम लेस कर दें। या फिर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को उसके अंदर ऐड कर लें। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होते हैं जो रेगुलर बिजनेस से हमें नहीं मिलते हैं। जैसे हमने आइडल कैश को बाहर इन्वेस्ट कर दिया, जो ज्यादा पैसा रखा हुआ है, उससे हमें इंटरेस्ट मिल गया, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो डिविडेंड मिल गया, कोई हमारी प्रॉपर्टी यूज में नहीं है उसको हमने लेट आउट कर दिया, किराए पर लगा दिया तो उससे रेंट मिल गया, या किसी एसेट्स को बेचा उससे प्रॉफिट हो गया, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। वो इसमें हम ऐड करें तो हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता चल जाएगा। इट शोज इक्वलिटी बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन कहलाती है। नाउ वी आर कमिंग टू टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट इक्वल एज वेल। जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड नहीं बोला जाता, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड नहीं बोला जाता, उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लायबिलिटीज साइड बोलते हैं। दायित्व तो मतलब कहां से हमने बिजनेस में पैसा मोबिलाइज किया है, फंड मोबिलाइज किया है, और उस पैसे का जो यूज होता है वो हमारी राइट हैंड साइड या एसेट साइड प्रूव करती है कि कितनी हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कितना हमने लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। दैट मींस वो एसेट्स जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कैश है, बैंक के अंदर बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हमारे इन्वेंट्रीज है, हमारे डेटर्स हैं, वो सारी चीजें बीआर वगैरह क्या कहलाते हैं, हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो यहां हम बैलेंस शीट इक्वेशन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, टोटल लायबिलिटीज, दैट मींस कहां से पैसा आया है व्यवसाय के अंदर, इक्वल टू टोटल एसेट्स। जो भी हमारे एसेट्स होते हैं वो या तो ओनर्स फंड से आ सकते हैं, मालिक ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वहां पे, या फिर वो बोरोड फंड, उधार का जो पैसा होता है, चाहे हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है वो, चाहे हमने रिलेटिव से लिया है, चाहे हमने किसी कंपनी से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उसको ऑब्टेन किया है, वो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। अब आप टोटल लायबिलिटीज को आप इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी बोल सकते हो। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होते हैं, द अमाउंट दैट फर्म्स ओइज टू ओनर्स, वो पैसा जो संस्था को वापस करना है, किसको, मालिक को, मालिक के द्वारा लगाया गया धन इंटरनल कैपिटल या इंटरनल लायबिलिटी और कैपिटल कहलाता है। जबकि जो हमारा लायबिलिटी वर्ड है वो जनरली हम एक्सटर्नल लायबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब बाह्य दायित्व, बाहर से हमने, तृतीय पक्ष से हमने कितना पैसा बिजनेस के अंदर बोरो कर रखा है, या जो हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमें कच्चा माल सप्लाई करते हैं, वो अगर हमें उधार में सामान बेचते हैं तो उसको भी हम क्रेडिटर्स को अपनी लायबिलिटीज में शामिल कर लेते हैं। या तो आप लिखें इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, या लिखें कैपिटल, दैट मींस मालिक द्वारा लगाया गया पैसा, एंड लायबिलिटीज मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर से कितना पैसा है, इक्वल टू दो तरह के एसेट्स होते हैं हमारे पास, फिक्स एसेट्स एंड
करंट एसेट्स। यहां आप एसेट्स के इंडिविजुअल नाम भी लिख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है, मोटर व्हीकल्स है, या फिर हमारे करंट एसेट्स डेटर्स है, बीआर है, इन्वेंट्रीज है, कैश है, बैंक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो सारे हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन. All this is about accounting equation. Now we will try to understand the effect of business transactions on the accounting equation or indirectly financial position of the concern. बेटे वित्तीय स्थिति के ऊपर हर एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट होता है, उसको जिसको हम इवेंट बोलते हैं, उस इवेंट को जानने का प्रयास करेंगे with the help of a numerical given in your book. That is, we are using here D.K. Goyal book. So I hope you are clear with it. Now we can move ahead to solve our practical problem. Students, now we will try to solve accounting problem through accounting equation table. जो हमें accounting problem दिए गए हैं, business transactions दिए गए हैं, उनका इफेक्ट फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे बैलेंस शीट इक्वेशन के ऊपर या व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन और वित्तीय स्थिति के ऊपर। यहाँ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल को ड्रॉ किया है। बेसिकली दिस इज गोइंग टू हैव 4 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम हमारा रहेगा सीरियल नंबर, दैट मींस कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस है हमारे। सेकंड कॉलम रहेगा हमारा ट्रांजेक्शंस के डिटेल के लिए। थर्ड जो हमारा कॉलम है दैट इज गोइंग टू बी टोटल लायबिलिटीज। आप इसको कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं या टोटल लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। ऑलवेज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। जो व्यवसाय है उसकी टोटल एसेट्स और लायबिलिटी हमारे बराबर है, यही अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करती है। एक और हम सेपरेट रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कैपिटल, जो कि मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है, कैपिटल के बगैर व्यवसाय शुरू हो ही नहीं सकता। सो कैपिटल हम लिख के रखेंगे। उसके बाद वो लायबिलिटीज लिखेंगे जो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्रिएट होंगे विद द पासेज ऑफ टाइम एंड एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। जो भी हम लेन देन करेंगे ना, उनकी वजह से जो लायबिलिटीज क्रिएट होंगे, जो एसेट्स क्रिएट होंगे, उसको हम हमारे पर्टिकुलर रो के अंदर लिखते रहेंगे ताकि पता रहे हमारे पास कौन से लायबिलिटीज हैं, कौन से एसेट्स हुए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले ट्रांजैक्शन से। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब जो व्यवसाय का मालिक व्यवसाय के अंदर वैल्यू इन्वेस्ट करता है, वो कैश में हो सकती है, एसेट्स में हो सकती है, या गुड्स में हो सकती है। गुड्स का मतलब वो वस्तुएं जिनके अंदर हम व्यापार कर रहे होते हैं। सो जो भी चीजें वो इंट्रोड्यूस करेगा उसको हम कैपिटल तो मानेंगे। व्यवसाय का पैसा इंटरनल लायबिलिटी होती है हमारी, वो कैपिटल कॉलम में लिखा जाएगा। उसके अलावा एसेट्स भी वो कुछ लेके आएगा, चाहे वो कैश है, चाहे वो गुड्स है, या फिर वो एसेट्स है। सो यहाँ 1 लाख रुपए से जो उसने व्यवसाय शुरू किया है, वो व्यवसायिक संस्था के लिए लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। वापिस करना पड़ेगा व्यवसायिक संस्था को जब व्यवसाय बंद हो गया, जब भी मालिक उसको वापस प्राप्त करना चाहेगा। सेकंड, वो कैश के अंदर लेके आया है तो हमारी कौन सी एसेट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर? कैश, जो कि हमारी एक करंट एसेट्स होती है। सी, बोथ साइड्स आर इक्वल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसके बाद आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस ट्रांजेक्शन को सेपरेट करने के लिए। जो हमारा सेकंड रो है उसके अंदर फिर आप इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लिखेंगे। हियर वी आर हैविंग ₹1 लाख इन द नेम ऑफ कैपिटल, हियर वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹1 लाख। यहां पर हमारे पास कैश है। अपन सेकंड ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। बेटे यहां आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जब किसी एसेट्स को खरीदते हैं और किसी गुड्स को खरीदते हैं। गुड्स का मतलब वो कमोडिटी जिसके अंदर हम डील करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग रेगुलरली करते हैं। एसेट्स का मतलब वो कमोडिटी जो हम रीसेल के लिए परचेज नहीं करते, बल्कि अपने ट्रेडिंग, अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को हेल्प करने के लिए हम परचेज करते हैं, जो हमारी उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती है। चाहे वो ऑफिस के एसेट्स हों या फिर वो फैक्ट्री के एसेट्स हों, एसेट्स ही कहलाएंगे। जब आप किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखते हैं, लेकिन जब आप गुड्स को परचेज करते हैं तो आप उसके स्थान पर स्टॉक लिखते हैं। अब हम बात करते हैं 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल है, 1 लाख रुपए का हमारा कैश है। सेकंड ट्रांजैक्शन बोल रही है 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। अब फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? अगर कैश में खरीदा है तो कैश जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, कैश भी हमारा एसेट्स होता है। सो विद दिस ट्रांजैक्शन वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी चेंज ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं होगा। कैश हमारे पास से 5,000 रुपए का चला जाएगा, -5,000 प्लस एक एसेट और क्रिएट हो गई हमारी, जिसको हम कहेंगे फर्नीचर। हमारे पास यहां फर्नीचर क्रिएट हो गया। फर्नीचर की वैल्यू है ₹5,000। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम लिखेंगे अपने थर्ड रो के अंदर। पहले इफेक्ट लिखें, उसके बाद आप लोग ट्रांजैक्शंस लिखें। 1 लाख रुपीज कैपिटल फिजिकल टू 95,000 रुपीज कैश, 5,000 का कैश जा चुका है, प्लस 5,000 फर्नीचर। ये हमारी इक्वलिटी है इक्वेशन की। अब हम फ्रंट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। अब हमने गुड्स को खरीदा है। बेटे गुड्स में भी ऑफ 3 टाइप्स हो।
Whenever we are buying goods, they are called purchase. Whenever we are having goods in the business, जिनको हम सेल नहीं कर रहे हैं, अगर वस्तुएं हमारे व्यवसाय में उनको हम बोलते हैं स्टॉक। और जब वस्तुओं को बेचा जाता है तो उसको बोला जाता है सेल्स या विक्रय। खरीदा जाता है तब उसको बोलते हैं क्रय या परचेज। अब हम बात करते हैं परचेज क्या है गुड्स का। सो गुड्स कहां ऐड होंगे हमारे यहाँ पर, गुड्स को हम बोलेंगे यहाँ पर स्टॉक ऐड हो जाएगा। गुड्स हमारे पास यहाँ पर प्लस 20,000 रुपीज। अगर कैश में गुड्स हम खरीदेंगे तो हमारा कैश भी डेफिनेटली रिड्यूस होगा। सो 20,000 से हमारा कैश रिड्यूस हो गया। फर्नीचर में कोई भी चेंज नहीं है, ना ही हमारे लायबिलिटी साइड में कोई चेंज है। लायबिलिटी साइड में चेंज कब होता है, जब हम कोई एक्सपेंस करें, हमें कोई इनकम मिले, प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, या फिर हम कोई लायबिलिटी को क्रिएट करें, तब हमारा इफेक्ट होता है। अब हम इस ट्रांजेक्शन को भी सेपरेट करेंगे। सबसे पहले हम इफेक्ट लिखेंगे ₹1 लाख। कैपिटल हमारी अभी भी कॉन्स्टेंट ही है, कोई लाभ हानि हमें नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं हमारा कैश, इट इज गोइंग टू बी 75,000। 20,000 रुपए और लेस हो गया। 5,000 रुपीज का हमारे पास फर्नीचर है और 20,000 रुपीज के हमारे पास गुड्स है, स्टॉक है हमारे पास। अब हम अपने 4 ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं। जब हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं। क्रेडिटर्स मींस लेनदार जो पैसे लेकर जाएंगे, जिनको हमें भुगतान करना है, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो हमें यहाँ एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट हो गए क्योंकि हमने सामान उधार नहीं खरीदा है, दैट इज अमाउंट 36,000। लेकिन गुड्स तो फिर भी हमारे पास आए हैं, चाहे हमने क्रेडिट में खरीदा है या कैश में खरीदा है। सो गुड्स का अमाउंट हमारा 36,000 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन दोनों साइड में एक जैसा ही चेंज हुआ है हमारा। अगर लायबिलिटी 36,000 से इंक्रीज हुआ है तो एसेट्स भी हमारा 36,000 से ही इंक्रीज हुआ है, बट कंपोजिशन चेंज हो गया है। अब कैपिटल है हमारे पास 1 लाख रुपए की, 36,000 रुपीज के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, वहीं 75,000 का कैश है, कोई चीज नहीं हुआ कैश की पोजीशन में पिछले ट्रांजेक्शन के बाद। 5,000 रुपीज का हमारे पास फर्नीचर है, जबकि हमारे पास 56,000 रुपीज के गुड्स हैं। अब हम गुड्स को बेच सकते हैं या कोई एक्सपेंस इनकर कर सकते हैं। पेड रेंट ₹700, 700 रुपए का रेंट पे किया। अगर कुछ नहीं लिख रखा तो आपको कैश मानना पड़ेगा। कैश में जब हम एक्सपेंस इनकर करेंगे तो हमारा कैश भी लेस हो जाएगा और हमारी कैपिटल भी लेस हो जाएगी, जो कि इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस हमारे कैपिटल में से भी घटते हैं। एक्सपेंस और लॉस घटते हैं, इनकम और प्रॉफिट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 700 रुपए हम लेस करेंगे रेंट के लिए, किसमें से, कैपिटल में से, और यहाँ कैश भी हमारा लेस हो जाएगा 700 रुपए से, क्योंकि रेंट का भुगतान हमने कैश में ही किया है। इस ट्रांजेक्शन को भी सेपरेट करते हैं हम। फिर हम इफेक्ट असरटेन करते हैं। हमारी कैपिटल हो गई है 99,300, क्रेडिटर्स है हमारे पास 36,000, कैश हमारा हो गया है 74,300, फर्नीचर है 5,000, गुड्स हमारे पास है 56,000। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 40,000 रुपए लागत की वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% को आप 1/5 भी बोल सकते हैं। 40,000 इंटू 1/5 दैट इज गोइंग टू बी 8,000 रुपीज। अगर 40,000 का हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8,000 रुपए। मतलब 40,000 की गुड्स को हमने 48,000 में बेचा। एनी लेमन कैन टेल हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न। 8,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। सो कैपिटल हमारा कितना इंक्रीज होना चाहिए? यस, कैश हमें मिलेगा 48,000। देखिए बेटे, क्योंकि कैश में बेचा है हमने, 48,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया। गुड्स हमारे कितने डिक्रीज हो गए? 40,000। 40,000 के गुड्स बेचे हैं, प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000। 8,000 से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस वो कहां जुड़ते हैं हमारे? वो जाके हमारे वहां पर जुड़ जाते हैं। फॉर बिजनेस एंटिटी, इनकम मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस। जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हम इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉस जाकर हमारे वहां जुड़ जाते हैं, लॉस घट जाते हैं, प्रॉफिट जुड़ जाते हैं, एक्सपेंस हमारे सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 48,000 हमें कैश मिला, 40,000 रुपीज के हमारे गुड्स सोल्ड हो गए हैं। अब भी देखिए चेंज हमारा सेम ही आया है। 8,000 रुपए के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, 8,000 रुपए से हमारे लायबिलिटीज इंक्रीज हुए हैं। अब इसका इफेक्ट हम असरटेन करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। अब देखो फाइनेंशियल पोजीशन में क्या है हमारे पास? वी आर हैविंग ₹1,07,300 रुपीज कैपिटल, 36,000 क्रेडिटर, वेयर एज 48,000 लेस ऐड करते हैं इसके अंदर 0,032, 1,22,300 रुपए का कैश है हमारे पास,
₹5,000 फर्नीचर एंड 16,000 रुपीज गुड्स। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है एट द एंड ऑफ ईयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स प्लस इज इक्वल टू कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स वर्थ 16,000। इस तरह से आप लोग अपने अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 इन डीके गोयल बुक ऐसे बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, you must subscribe our channel, share this video and like this video besides commenting to us if you have encountered any problem in understanding our content and language. Thank you very much for being with us. Have a good day.